स्टेट किरचॉफ सेकंड लॉ। मैंने आप लोगों को किरचॉफ सेकंड लॉ की डेफिनेशन बताई थी कि द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन अ लूप इज इक्वल टू द सम ऑफ ईएमएफ्स इन अ लूप, ठीक है, या फिर द सम ऑफ ईएमएफ्स इन अ closed loop is equal to sum of potential difference. So this is the basic definition of Kirchhoff's second law. A battery of EMF 9 volt and negligible internal resistance is connected in series with a variable resistor X and a thermistor Y as shown in figure 5.1. Figure 5.2 shows the relationship between temperature and resistance for the thermistor. So we have resistance on the y-axis against temperature on the x-axis. Current and the potential difference across y is 4 volts. ठीक है? So आपको ये कह रहा है कि potential difference across y is 4 volts. Calculate the resistance of x. करंट कितना है सीरीज सर्किट में 1.1 टाइम्स 10 की पावर -2. अब देखो बेटा, x एंड y दे आर कनेक्टेड इन सीरीज में करंट सेम रहता है और वोल्टेज डिवाइड होता है. अब देखो 9 वोल्ट की बैटरी है, 9 वोल्ट्स में से 4 वोल्ट्स y को मिल रहे हैं, तो रिमेनिंग वोल्टेज x को मिलेंगे. सो x विल गेट 5 वोल्ट्स. Okay, so we know the voltage, we also know the current through the resistor X, so we can just simply use the formula R is equals to V over I. voltage हम 5 यूज कर लेंगे, करंट हमारे पास 1.1 into 10 की पावर -2, तो इसको डिवाइड करोगे तो we will get the resistance. ये कितनी आती है, तो राउंड ऑफ करो तो ये 450 बनता है. The temperature of Y is changed to 190 degrees Celsius. The resistance of X remains unchanged. Determine the new potential difference across Y. So the temperature of Y is 190. देखो 190 टेम्परेचर हो गया और आपसे वो ये कह रहा है कि resistance of X remains unchanged. Determine the new potential difference across y. So x की रेजिस्टेंस उतनी है, इसकी मुझे एग्जैक्ट वैल्यू एग्जैक्ट कितनी आ रही है सर 454.54 रेजिस्टेंस की. हाँ 450, मतलब 454 आ रहा ना, या 455 बनता है, 454.5 ओम्स है, ये है वैल्यू, राइट? हाँ 454.5 है. सो वो आपसे ये कह रहे हैं कि x की रेजिस्टेंस है 454.5. अब y की जो रेजिस्टेंस होगी 190 डिग्री सेल्सियस के अगेंस्ट बेटा, वी विल रीड द वैल्यू एंड दैट इज 25 ohms. So the resistance of y is 25 ohms. Determine the new potential difference across y. तो अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि बताओ y के क्रॉस न्यू पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा. बेटे ये सीरीज में है ना, ये R1 है, ये R2 है. सो अब मुझे वी हैव टू कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस दिस. सो लेट्स से हम यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि V2 इज इक्वल्स टू R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू VT. तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी है R2 मतलब RY, दैट इज 25 ओवर 25 प्लस 454.5 टाइम्स टोटल वोल्टेज कितनी है 9. तो ये आप एक्सप्रेशन पुट कर लोगे तो यू विल गेट द आंसर फॉर दिस. जी, इज इट क्लियर? ये समझ आया? आप ये डायरेक्टली सर
जी बेटा, सर मैंने तो इस तरीके से किया था, मैंने पहले करंट फाइंड किया था, करंट फाइंड करके उसको रेजिस्टेंस के साथ एग्जैक्टली मल्टीप्लाई किया था। आप उस तरह भी कर सकते हो कि आप पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते R1 प्लस R2 454.5 प्लस 25 करता हूँ 479.5 टोटल रेजिस्टेंस आ जाती है 479.5 ओम्स। फिर आप करंट कैलकुलेट कर लेते I इज इक्वल्स टू V ओवर R। टोटल वोल्टेज थी 9, टोटल रेजिस्टेंस थी 479.5, तो 9 ओवर 479.5 करूंगा तो जीरो पॉइंट जीरो वन 0.0188 एट 0.0188 एम्पेयर्स। सो टोटल करंट आ गया। अब इसकी रेजिस्टेंस जो है R2, हमने इसकी वोल्टेज निकालनी है, तो करंट V इज इक्वल्स टू आई आर। R2 की जगह मैं Y की रेजिस्टेंस यूज कर लेता हूं विच इज 25 ohms। So we get 25, 0.469 sorry, 0.469। 0.469 आ रहा है। यस सर, पक्की बात है। यस सर। 479.5 इंटू 25, हाँ 0.469, ठीक है, 0.469 वोल्ट्स। जी, इज इट क्लियर? ये बात समझ आई है? Yes, sir. 479.5 टाइम्स 9, हाँ, सो दोनों केसेस में आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस यही आ रहा है, तो ये आ जाएगा, इसको राउंड ऑफ करके टू सिग्निफिकेंट में 0.47 वोल्ट्स। अब आपसे कहते हैं कि रेजिस्टेंस X इज इंक्रीज्ड। अगर X की रेजिस्टेंस बढ़ती है और टेम्परेचर ऑफ Y रिमेन्स एट 190 by reference to the current in the circuit, state and explain the effect of this change, if any, on the potential difference across Y। तो देखो, अगर X की रेजिस्टेंस बढ़ती है तो सर्किट की जो टोटल रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होगी, तो सर्किट का जो करंट है वो डिक्रीज होगा। और बाकी एक्स की रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, और वाई के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज। ठीक है, तो अब आप उसको ये बता दो कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट डिक्रीजेस जब आपके पास टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, हेंस करंट करंट इंक्रीजेस। अब करंट, सर ये सॉरी इंक्रीज उल्टा, नहीं हुआ। नहीं उल्टा, ठीक है, मैं इरेज कर देता हूँ, मैंने उधर उधर का कर दिया, ठीक है, हाँ। सो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट increases, hence current decreases। करंट डिक्रीज होगा, और देखो y की y सेम टेम्परेचर पे है, ठीक है, तो इसकी रेजिस्टेंस सेम होगी, तो ये ओहम्स लॉ का मतलब ओबे करेगा ना। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस y डिक्रीजेस। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्यों डिक्रीज हो रहा है? ठीक है, एज करंट थ्रू y decreases and resistance of y stays same, ठीक है, या कांस्टेंट रहती है। तो आपने जब भी बेटा अगर इस तरह के 2 या 3 मार्क का थ्योरेटिकल पार्ट आएगा, तो आपने स्टार्ट ऑफ विद द रेजिस्टेंस कि किसी एक भी सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ती है तो पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस बढ़ती है, और रेजिस्टेंस और करंट का इनवर्स रिलेशन होता है, तो करंट डिक्रीज हो जाता है।
तो जब करंट डिक्रीज हो जाता है तो उससे ये मैं भी आ रहा हूँ बल्कि सर नहीं आने क्योंकि मेरा सब्जेक्ट उसने देना है। सर हमारे टेस्ट चेक होगी जी हमारे टेस्ट चेक होगी न्यूक्लियर फिजिक्स नहीं वाले बेटा अभी नहीं हुए। अच्छा आई होप इट्स क्लियर नाउ, ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया? ओके नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू अनदर वन। ठीक है, पहले ये वाला कर लेते हैं फिर हम लोग दूसरे वाला वो भी कर लेंगे। ठीक सर है वेव्स कब पढ़ना है बेटा, वो मंडे से फिर मैं करवाऊंगा, आज मैं इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट ए में मंडे को वी विल हैव अ डबल क्लास इंशाल्लाह। ओके, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को लिखवाई हुई है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज इज एक्चुअली द सेम थिंग। सो वर्क डन per unit charge across an electrical component। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है या जिसको हम वोल्टेज भी कहते हैं, सो इट्स बेसिकली वर्क डन पर यूनिट चार्ज अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। अब सर ये एनर्जी कन्वर्टेड पर यूनिट चार्ज हो सकता है? यस, एनर्जी पर यूनिट चार्ज भी कह सकते हो। So, part B में a cell of EMF 1.8 volt and internal resistance R is connected in parallel with a resistor of resistance 6 ohm and a filament lamp as shown in figure 7.1. So, ये दोनों आपस में क्या है? ये ये R इन दोनों के साथ parallel में connected है। So, current इधर से okay, the switch S is open. Ammeter reading is 0.25 amperes. सो जब स्विच ओपन है मतलब ये करंट आ रहा है और ये रेजिस्टर से फ्लो करके ये वापस इधर से जा रहा है, व्हिच मींस कि 6 ओम रेजिस्टर एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस दे विल बी इन सीरीज। ओके, अब वो कहते हैं कि करंट कितना है 0.25 एम्पेयर्स, डिटरमिन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो देखो बेटा, अगर तो स्विच ओपन है इसमें से कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा तो ये लैम्प को मैं निग्लेक्ट कर सकता हूं। ये दोनों रेजिस्टर की कंबाइंड रेजिस्टेंस होगी 6+R। फॉर्मूला हम यूज करते हैं V इज इक्वल्स टू IR। टोटल वोल्टेज है 1.8, टोटल करंट है 0.25 और टोटल रेजिस्टेंस है 6+R। सो ये आपके पास आ जाएगा, ये 0.25 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ले आओ तो ये इस पूरे से डिवाइड होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.8 डिवाइडेड बाय 0.25 एंड वी गेट 7.2। ये 6 उधर जाके माइनस कर दो सर 1.2 तो ये 1.2 ओहम्स आ गई इंटरनल रेजिस्टेंस। अब आपसे कहता है एट टाइम t1 switch S in figure 7.1 is closed. Figure 7.1 shows the variation with time t of the ammeter reading I। ठीक है, तो अब हमने ये स्विच क्या की है, क्लोज कर दी है। फिगर 7.2 shows the variation with time t of the ammeter reading I। ओके, सो अब आपके पास जब ये स्विच क्लोज होने के बाद एमीटर की रीडिंग टाइम के लॉन्ग कैसे वेरी कर रही है वो ये है। तो 0 से लेके t1 तक तो करंट आपके पास थोड़ा था, पर जैसे ही आपने बेटा ये स्विच बंद किया है तो सडनली करंट बढ़ गया है। ठीक है, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम करंट जो है वो कम होना शुरू हो गया। अब स्टेट वेदर द ईएमएफ ऑफ द सेल आफ्टर t1 is greater than, less than or the same as it was before t1। सो अब आपसे ये कह रहा है कि स्टेट वेदर द ईएमएफ ऑफ द सेल, जी
is greater than, less than, or the same as it was before T1. अब देखो before T1 बेटा 6 ohm was in series with R. Circuit जब ये सीरीज में थे तो 6 ohm के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा है कंपेयर टू द इंटरनल रेजिस्टर. ठीक है, जब आप स्विच क्लोज कर देते हो एंड फिलामेंट लैम्प इसके साथ पैरेलल में आ जाता है, सो इफ आई कनेक्ट अ वोल्टमीटर ओवर हियर, तो ये और ये फिलामेंट लैम्प जब पैरेलल हो जाएंगे तो इनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी. तो अगर इनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी तो ये जो वोल्टेज है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अक्रॉस जो वोल्टेजेस हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे. सो द लॉस वोल्ट्स अक्रॉस द सेल विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज. ठीक है, सो ईएमएफ ऑफ द सेल इज लेस देन after state where the EMF of the cell after T1 is greater than, less than, or the same as it was before. So the EMF of cell after T1 is smaller. ठीक है सर जी. इसके बाद एक आधा डिफॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स का भी क्वेश्चन करवा दें. Deformation of solids. Okay, T1 is lesser. अब आपसे वो ये कहता है कि by considering the effect of the lamp on the total resistance of the circuit, explain the variation of the ammeter reading shown in figure C7.2. ठीक है, सो अब देखो बेटा टाइम T1 पे जब आपके पास करंट जो है वो फिलामेंट लैम्प से, ओके, अब आप ये बताओगे एट T1 6 ohm and filament lamp is in parallel, hence their combined resistance decreases. जब इनकी combined resistance decrease होती है, so to ammeter reading increases. Ammeter reading increases. उसके बाद हम ये कहेंगे कि फिलामेंट लैम्प resistance increases with time. So current of circuit decreases. अच्छा, अब आप उसको ये कह सकते हो कि फिलामेंट लैम्प रेजिस्टेंस इंक्रीजेस uniformly with time, so current of the circuit will decrease. जी, ये बात समझ आई है? जब आप स्विच क्लोज करोगे तो लैम्प और रेजिस्टेंस पैरेलल, इनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस कम होगी. सर्किट की रेजिस्टेंस कम होने से करंट जो है वो डिक्रीज करता है. फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है फिलामेंट लैम्प की रेजिस्टेंस जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज करती जाती है, जिसकी वजह से जो करंट है वो भी नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज करेगा. जी, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी. सर वैसे सी पार्ट का वो जो आपने पहला ईएमएफ वाला एक दफा बता दें बस. देखो बेटा, जब आप स्विच क्लोज कर देते हो ना तो इनको जो वोल्टेजेस मिलने थे वो कम हो गए. ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस को जो वोल्टेज मिल रहे हैं वो बढ़ गए.
तो इसके अक्रॉस जो लॉस वोल्टेज होगा वो आपके पास ऑटोमेटिकली क्या कहते हैं, वो लॉस वोल्ट जब बढ़ेगा तो आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल विल डिक्रीज. सो टर्मिनल potential difference of the cell will decrease. ठीक है जी, इज इट क्लियर? और वैसे मतलब ये मैं जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूं, मैं इस वोल्टेज की बात कर रहा हूं. ठीक है, वैसे सेल की जो अपनी मतलब वोल्टेज खाली होगी दैट स्टेज द सेम. ठीक है, अच्छा मुझे लगता है यहाँ पे हमने एक्चुअली उसने ईएमएफ का कहा हुआ है ना, तो ईएमएफ सेम रहेगा, वो सिर्फ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वो कम होता है. सो ईएमएफ ऑफ द सेल स्टेज सेम, पर जो इसकी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल होता है वो डिक्रीज होता है. ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है बेटा जब ये पैरेलल में है ना तो इनको रेजिस्टेंस कम और ये इसके साथ सीरीज में है, तो इसको कम वोल्टेज मिलेगा, इसको ज्यादा वोल्ट, तो इसकी वजह से लॉस वोल्ट्स बढ़ते हैं. और जब लॉस वोल्ट्स इंक्रीज होते हैं ना तो आपके पास जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है. तो वैसे अगर सेल की अपनी वोल्टेज जो है वो अपनी तरफ से 1.8 वोल्ट ही सप्लाई करता रहेगा. जी, इज इट क्लियर? हाँ जी, समझ आया? ओके. अच्छा बेटा, अभी एक और पेरेंट आ गए, मैं अब आप लोगों को एक और सवाल दे के जा रहा हूँ, आप लोग प्लीज ये क्वेश्चन करो. और मैं चाह रहा था कोई किरचॉफ फर्स्ट लॉ वाला जरा ज्यादा मतलब मजेदार कोई अच्छा सवाल हो जाए. सर मेरी माने टाइम खत्म ही हो गया, 5 मिनट रह गया. ठीक है, नहीं नहीं आप लोग ये करो क्वेश्चन जल्दी से. डू डू दिस वन. ठीक है, कौन सा वाला करना है? ये कर ले, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ठीक है, ये वाला तो इस टाइप का अभी किया, ये कर लो फिर. ये करो बेटा, ये वाला जो कंपोनेंट है ये हीटर है. ठीक है, आप लोग ये करो. अगर तो ये एंड हो जाती है, अभी 9 मिनट है ना, तो मैं फिर दोबारा लिंक शेयर कर लूंगा. सो यू गाइस हैव सम टाइम, आप लोग ये कंप्लीट करो, फिर मैं आके आप लोगों से ये क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ. ओके